सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि कानून से कैसे आप मदद ले सकते हैं। कानून में जो फेरबदल किए गए हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि हर व्यक्ति के पास न्याय पहुँचे और हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। न्याय के आपके पास पहुँचने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। पंचायतों से लेकर के मुख्य अस्पतालों में सब जगह पैरालीगल वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है ताकि आप उनसे बात करके समझ सकें चीज़ों को। इसके अतिरिक्त आप यह जानें, हर बार हम आपको यह बताते हैं कि कुछ खास श्रेणी के लोग जैसे एससी है, एसटी है, ट्रांसजेंडर हैं, महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को उनका मुकदमा लड़ने के लिए सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिया जाता है और उनकी तमाम तरह की मदद की जाती है। उसमें कोई इकोनॉमिक ग्रेड नहीं बनाया गया है, लेकिन गैर इस श्रेणी के लोगों को अगर 3 लाख से कम आमदनी है तो उस तरह के लोगों को भी यह सुविधा मिल सकती है। सिर्फ आय प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। जहां जिला अदालतें हैं उन जिला अदालतों में सदस्य सचिव बैठते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव होते हैं। वहाँ उनसे मिलना है और वो आपकी सारी मदद करेंगे, आपको लिखवाने से लेकर के मुकदमे को आगे ले जाने तक में, वो एडवोकेट की व्यवस्था करने से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था। तो आज फिर हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य पर, मन के स्वास्थ्य पर, कि मन अगर स्वस्थ रहेगा तभी शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डब्बे चलते हैं, इंजन के बगैर नहीं चल सकते हैं। इंजन दौड़ता चला जाए तो डब्बों का कोई मायने मतलब नहीं है। यह जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जो सामाजिक पारिवारिक माहौल है, उसके अलावा आप जो खाते पीते हैं उस खान पान का भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और आपके शरीर को बेकाम कर देता है, काम करने लायक नहीं रहता है। इन तमाम मुद्दों पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, आज फिर बात करेंगे। हमारे साथ CIP के प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी, स्वागत है आपका। ये आपको बताएंगे नमस्कार कि कैसे मन को स्वस्थ रखें और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो एक्ट्स बने हैं, जो नशीली दवाओं के आदी हो चुके हैं उनके उपचार की जो व्यवस्था है, कानूनी जो संरक्षण है वो क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और आप अपनी जानकारी जो हमसे सुनेंगे वो दूसरे लोगों तक भी ले जाएं। आपका स्वागत है। जोहार जी, धन्यवाद। एक तो हम लोग शुरू करें कि मन का स्वास्थ्य का मतलब क्या है। मन का स्वास्थ्य दिमाग का स्वास्थ्य है या मन एक अलग चीज़ होता है, उसके स्वास्थ्य की बात हो रही है? जी हाँ, जनमानस में एक ये कौतूहल रहता है कि शारीरिक स्वास्थ्य सभी जानते हैं, थोड़ा मन का स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो हम लोग इसे सरल भाषा में बताने की कोशिश यही करते हैं कि ये एक किस्म की अवस्था है, किसी भी व्यक्ति के मानसिक एक अवस्था होती है जिसमें कि इंसान एक किस्म से बेहतरी का एहसास करता है, मतलब जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेल बीइंग अंग्रेजी में जो टर्म है। तो एक उसके अंदर वो बेहतरी का एहसास उसके अंदर रहता है। उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य में जो व्यक्ति स्वस्थ है मानसिक रूप से, उसके अंदर एक ये भी एहसास रहता है कि उसे अपनी क्षमताओं का एक सही आंकलन वो स्वयं से कर पाता है। ये नहीं कि वो क्षमता के
अनुरूप ही अपना व्यवहार रखता है, यानी कि क्षमता के कम या ज़्यादा वो अपने निर्णय ले रहा है या चुनाव कर रहा है ज़िंदगी में, ऐसा बात नहीं रहता है। उसको यह मालूम है कि हम नदी में तैर सकते हैं, तैरना जी। हमको आएगा कि नहीं, तब नदी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जी ही, लेकिन अवस्था बदल जाने पर होगा कि वो नदी में छलांग लगा सही देगा। बात है। जिंदगी नुमा नदी में वो कहाँ कितना गोता लगा सकता है, कहाँ तक तैर सकता है, ये सब क्षमता लोगों में होनी चाहिए, ताकि लोग जो उम्मीदें भी ज़िंदगी से अपने आप से जो करते हैं वो अप्रत्याशित ना रहे, तो ये भी ज़रूरी होता है। साथ ही ज़िंदगी के जो छोटे मोटे जो समस्याएं आती है उनको वो निपटाने में स्वयं से या अपने आसपास के लोगों से मदद ले करके उसको हल करने में एक किस्म से वो काबिल होता है, सक्षम होता है। और दूसरा एक स्तर होता है कि वो लोगों से एक ऐसा संबंध स्थापित कर पाता है जो कि एक सार्थक संबंध स्थापित कर पाता है, जिसके फलस्वरूप वो एक सामाजिक ढांचे में अपना एक योगदान दे पाता है, चाहे वह पारिवारिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे है। दूसरे तौर पे जब हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि एक इंसान क्या सोचता है, एक इंसान किस प्रकार की भावनाएं वो अपने आप में महसूस करता है और दूसरों की भावनाओं को किस तरह से वो समझता है और उसके अनुरूप अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है, साधता है। साथ ही साथ एक समग्र रूप में वो अपने व्यवहार को किस तरह से परिस्थितियों के अनुरूप ढाल पाता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा होता है। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है जी, शारीरिक स्वास्थ्य से वो कितना जुड़ा हुआ है और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य से कितना जुड़ा हुआ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, या मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कहीं पर शरीर को अधिक प्राथमिकता दी गई है, लगता है मुहावरों के हिसाब से, या कहीं लगता है मन को दी जाती है। लेकिन हकीकत में ये है कि दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। अगर कोई व्यक्ति गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कमोबेश पड़ता है। और कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है। कभी कभी ये भी समझा जाता है कि मन ही इंजन है, जो अभी आप इंजन की बात कर रहे थे, तो कुछ हद तक वो सही भी है। लेकिन हकीकत में दोनों को अलग करना जो है वो सही नहीं है। हम दोनों को एक साथ ही जोड़ करके देखते हैं और दोनों एक का एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है। तो एक हम पूरक के रूप में काम करते हैं, बात करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए कई बार शरीर को भी स्वस्थ रखना आवश्यक होता है, और अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने मन को भी आपको साधना पड़ता है। मन और दिमाग जो है ये दोनों आदेश देते हैं तभी हाथ पांव काम करते हैं। कुछ ऑटोमेशन है, जिस ऑटोमेशन में जैसे कोई कण आता है तो आँख झपक जाता है, जैसे कोई गंध आती है तो नाक से सांस लेने में वो हो जाता है। तो ये कुछ बने हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग करके देखे नहीं जा सकते और उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग समझते आए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की लोग बातें करते हैं जब लोग बोलते हैं कि शरीर को बनाना है, बीमारियों से बचाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, अपना खान पान, अपना जीवन शैली लोग इस तरह से रखते हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश में लगते हैं तो शरीर की बात करते आप अपने मन को भी जरूर स्वस्थ पूरे शरीर की बात करते हैं। एक चीज़ ये है कि हम मानसिक बीमारियों को कुछ मामलों में बुलाते हैं, जैसे एड्स, कुछ मामलों में हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि ठीक है आ जाओ, ठीक है ना। उसी तरह से मानसिक रोगों के बारे में अगर ड्रग्स हम ले रहे हैं तो ड्रग्स हमको ढकेल रहा है उस तरफ। जी, ड्रग्स ले रहे हैं या अत्यधिक नशापान कर रहे हैं, पड़े रहते हैं कि हमको दूसरी दुनिया में जाना है, तो ये एक बड़ा कारण बनता है शरीर के अस्वस्थ करने से लेकर मन तक को अस्वस्थ करने का। अभी जैसे आपने कहा स्वस्थ रहने के लिए खान पान की ज़रूरत पे आपने बातें कही, जैसे तो खान पान हमारे जीवन शैली से जुड़ा होता है, और जीवन शैली में हम किस तरह के अपने लाइफ में, जीवन में चुनाव करते हैं,
सही गलत किस तरह के निर्णय लेते हैं। और हमारे पास आज के युग में हम कहें तो सब प्रकार के अवसर हैं। कोई भी इंसान, बच्चा कह लीजिए, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, एक युवावस्था की जब तरफ जो आता है, या आजकल तो और भी छोटी उम्र में बच्चों में नशे का अवसर उसे प्राप्त हो जाता है काफ़ी अर्ली। लेकिन उस नशे का जो उसे अवसर मिलता है, उस समय वह क्या चुनाव करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, हमेशा जब उसे चुनाव करना होता है तो वो अपने उसके क्या कहिए, उसके परिणामों को समझते हुए चुनाव करता है। नशा हम एक बार लेंगे कि या नशा मेरे लिए सही है या नहीं, क्या दोस्तों के कहने पे ही कर लेना है, इस तरह की बातें होती है। तो जो ये नशीले पदार्थ जब व्यक्ति शुरू करता है तो उसका असर शरीर ही नहीं, मानसिक तौर पे भी आता है। जब ये मन और शरीर की बात, शरीर नशा तो शरीर में जाता है और शरीर से उसका असर मानसिक स्तर पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार आप देखिएगा तो शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत तरह की मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके लक्षण पूरी तरह से शारीरिक होते हैं। तो लोगों को लगता है ये तो एक शारीरिक बीमारी है, लेकिन हकीकत में एक मानसिक बीमारी का एक लक्षण जो है वो प्योरली शारीरिक लक्षण के रूप में वो दिखाई देता है। तो ऐसे भी होते हैं। तो नशीले पदार्थ का सेवन भी हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है। चाहे आप जो सामाजिक रूप से एक तरह से वैध पदार्थ और परिचलन में जो पदार्थ है, चाहे चाय कॉफ़ी, इनको देख लीजिए। आज के दौर में बच्चों में जो एनर्जी ड्रिंक लेने की बात आती है, तो एनर्जी ड्रिंक को डिस्क्राइब करिए। एनर्जी ड्रिंक है क्या, उसकी क्या ये इस पे बहुत ज़्यादा इसलिए कि विज्ञापन बहुत सारा आ रहा है इसके बारे में, बहुत सारे विज्ञापन और आकर्षण पैदा कर रहा है कि हम एनर्जी ड्रिंक और लें। खासकर जो विज्ञापन आ रहे हैं ये युवाओं को आकर्षित करने के लिए ही बन रहे हैं। और बहुत सारे युवा, इसमें कैफीन नामक तत्व होता है जो कि एक किस्म से दिमाग में अलर्टनेस वाली अवस्था को लाने का काम करता है। लेकिन जैसे कहा गया है, कैफीन भी एक किस्म का नशे का कैटेगरी में उसको रखा जाता है। एक मात्रा से ऊपर हो जाए तो वो घातक भी हो सकता है। उससे आपके रक्तचाप बढ़ सकते हैं, हृदय की गति बढ़ सकती है। तो बहुत सारे उसके भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं। लेकिन चूंकि इसको इस रूप में पेश किया जा रहा है कि ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपके अलर्टनेस को बढ़ाता है, आपकी दिमागी जो क्षमता है, अगर आपका दिमाग सुस्त लग रहा है तो आप एनर्जी ड्रिंक ले लिया, फिर से तरोताज़ा होगे, ये सब चीज़ों को बताता है। तो सब कुछ मार्केट पे निर्भर कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसकी जगह आप मौसमी का ताज़ा बना हुआ अगर आप लेते हैं उसको, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, ज़्यादा स्वस्थवर्धक हो सकता है। नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि एडवर्टाइजमेंट और मार्केट जो है वो आधुनिक युग नहीं, दो चीज़ें डॉक्टर साहब आप अलग तरह से पेश किया जाता है। एक तो हमको लगता है कि डॉक्टर्स आमतौर पर फास्ट फूड, जंक फूड और इस तरह के ड्रिंक्स के बारे में मना करते हैं। और बड़े बड़े अस्पतालों में अब बहुत सारी बीमारियों के साथ मन को भी जोड़ के देखा जाने लगा है। तो वहाँ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी बैठाए गए हैं, जिनसे कि डॉक्टर सलाह लेते हैं या भेज देते हैं पेशेंट को कि भाई आप वहाँ जाके एक बार सलाह लेकर के आइए। यह नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, ये सारा कुछ नौबत जो आया है ये आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। अगर आप इसको आधुनिक जीवन शैली से जोड़ते हैं, आधुनिक जीवन शैली क्या है? भाग दौड़ वाली ज़िंदगी का शैली है। यहाँ पर क्या है कि आधुनिक जीवन शैली के साथ जिस प्रकार का खान पान जुड़ा हुआ है वो जोमेटो, स्विगी, इन सब से जुड़ा हुआ है। वो पैकेट प्रोसेस्ड फूड के साथ जुड़ा हुआ है। सो जो एक ट्रेडिशनल जो लाइफ स्टाइल होता है, ट्रेडिशनल जो जीवन शैली है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आधुनिक जीवन शैली जो लोग अपनाते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, मौसमी का रस पीना, नींबू पानी पीना, नारियल पानी पीना, ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई है। लेकिन आधुनिकता के नाम पे जो चीज़ परोसा जाता है उसमें बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो बहुत धड़ल्ले से, बहुत सुंदर पैकेजिंग में, बहुत अच्छे अच्छे रूप में उसको दिखा करके पेश किया जाता है और उसका बहुत ज़्यादा चलन भी है। तो ये आधुनिक जीवन शैली का ही परिणाम है। लोग आधुनिक जीवन शैली के पीछे इस कदर भाग रहे हैं और इस कदर उसको अपना रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत जीवन का एक बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा जो हमारे ट्रेडिशनल जीवन शैली से जुड़ा हुआ है उसको भूलते जा रहे हैं। अब मानसिक रोग अगर हो जाए जी, तो कानूनी संरक्षण क्या है और उसके उपचार की क्या पद्धति है? देखिए, क्या है कि हम इस जीवन शैली को बाजार के प्रभाव से मुक्त कराने की स्थिति में हम नहीं हैं फिलहाल, इसलिए कि भागदौड़ की ज़िंदगी तो है जी, उसमें हम कैसे रास्ता निकालें कि हम ताज़ा भोजन कर सकें, घर का ही ले गया हुआ बासी भोजन कर सकें, वो फास्ट फूड से बचे, जंक फूड से बचे या इस तरह की चीज़ों से बचे। वो जो इसके लिए एक अलग प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है। लोग थोड़े बहुत जागरूक हो भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि पूरा का पूरा हमारा समाज इस आधुनिकता की चपेट में नहीं। आ डॉक्टर साहब, रखा आप है। गांव में चले जाइए, गांव में आपको फास्ट फूड जंक फूड मिल जाएंगे, गांव में आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, आजकल लेकिन मैंने- मड़ुआ का हाँ, आटा नहीं मिलेगा, जी। आपको वो ठेकुआ नहीं मिलेगा, आपको वो जो पुराने साग वगैरह वो मिलते सब- थे वो सब अब बंद हो गए। वो तो बिक मिलना- जाते हाँ, हैं बाजार में ना। हाट में थोड़े बल्कि बहुत वो मिलता है। नहीं, वो दुकानदार यह भी बताने लगा है कि इसके फायदे क्या, आपने नहीं खाएगा लेकिन उसका फायदा वो टीवी में देख करके या कहीं देख करके वो बताने लगा है। जी। अपने खाए तो उसका कुपोषण दूर हो। अब कुपोषण दूर करने के लिए पैकेट फूड दिए जा रहे हैं। ये क्या है भाई? आप बड़ुआ का लड्डू बना कर दीजिए जो आसानी से वहाँ बन जाएगा। नहीं, बाजार हमारे समाज को और हमको इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ना कि हम फटा हुआ पैंट पहनने लगे हैं खुश होकर के, जी, जो सबसे महंगा पैंट आता है। सो आधुनिकता के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन चलिए इस बात पे आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कानूनी प्रावधान है। तो दो तरह की चीज़ें हैं। सरकार, हर देश की सरकार अपने जो जनता होती है, लोग होते हैं, उनके लिए ज़रूरी कदम उठाती हैं। हमारे देश में भी मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अभी 2017 से एक नया कानून पारित हुआ है, लागू हुआ है इनफैक्ट, जिसको कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहा जाता है 2017 का। उससे पहले हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का चल रहा था। तो इतने समय के बाद एक नया कानून हमारे देश को मिला है। ये कानून हमारे देश में लागू हुआ है। इसके बहुत सारे प्रावधान अभी पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाए हैं कई एक कारणों से, पर धीरे धीरे जो इसमें बातें हैं इस कानून मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत, इसमें है कि लोगों को एक इलाज जो है, मानसिक रोगों का इलाज सुगमता से मिले, प्रभावकारी इलाज उनको उपलब्ध हो और मानसिक रोगियों के जो उनके अपने राइट्स हैं उसका संरक्षण हो, उनका डिग्निटी के साथ इलाज हो। ये बहुत ज़रूरी है। उनके भी मान सम्मान की बात रखी गई है कि कैसे डिग्निटी के साथ एक मर्यादा के साथ उनका इलाज किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर के एक जो धारणा है उसको बदलने वाला, मैं कहूँ, ये कानून है। इस कानून में मानसिक रोगियों को कई अधिकार भी दिए गए हैं कि मानसिक रोगी अपने रोग का इलाज तय कर सकता है। उन केसेस में जहाँ की मानसिक रोगी अपना दिमागी संतुलन उस किस्म से खो चुका है जहाँ वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है, उसमें भी प्रावधान है कि सपोर्टेड मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का, कि किस तरह से कानून
जहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है इलाज के विषय में, तो कानून वहाँ पर किस प्रकार से एक प्रावधान रखा गया है जहाँ की सपोर्टेड ट्रीटमेंट की बात कही गई है। तो हर मानसिक रोगी का एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की अवधारणा है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब हर मरीज का, उसका चाहे वो फैमिली का आदमी हो या उस रोगी ने अपना किसी एक दोस्त को, मित्र को, कोई पड़ोसी को, किसी को वो नॉमिनेट कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो वैसी स्थिति जो में उसके हितों का संरक्षण करे, उसके और हितों देखा। का संरक्षण। इसके अलावे मानसिक रोगी को एक ये भी अधिकार दिया गया है कि आज मैं मानसिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम हूँ, तो मैं आज अपना एक कह लीजिए विल की तरह कह लीजिए, उसको एडवांस डायरेक्टिव कहा जाता है। मैं आज के दिन में अपने लिए एक एडवांस डायरेक्टिव बना सकता हूं जिसमें कि मैं उसमें लिखा हुआ रहूँगा कि भविष्य में अगर मेरी तबीयत इस तरह की खराब होती है और मैं स्वयं ये डिसाइड करने में, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता हूं, तो वैसी स्थिति में मेरा इलाज इस तरह से हो। तो एडवांस डायरेक्टिव का भी एक जो अवधारणा रखा गया है, ये भी काफ़ी नया है। तो और इसके अलावे गरीब रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मानसिक स्वास्थ्य की टीम की बात कही गई है। ऐसे पॉलिसी के हिसाब से देखिएगा तो हमारे देश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है, 1987 से ये चल रहा है। सो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक और प्रोग्राम है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मानसिक स्वास्थ्य की एक टीम होती है जिसमें कि एक साइकेट्रिस्ट या कोई एक डॉक्टर जिसको कि साइकेट्री का एक बेसिक ट्रेनिंग दिया गया हो, उसको रखने की व्यवस्था है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और एक नर्सिंग, ये एक पूरे एक टीम के सदस्य होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की टीम के सदस्य होते हैं। साथ ही इन स्वास्थ्य केंद्रों में जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत में जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम की बात कही गई है, उसमें फ्री में दवाई देने की भी बात है। जो सामान्य बीमारियां हैं उनकी सभी दवाओं को मुफ्त जो लोग आएंगे उनको देने की बात कही गई है। तो ये भी अभी धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। हमारे राज्य में थोड़ा सा ये स्लो है अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में था, अभी सुनता हूँ कि शायद और भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में और ये लागू हुआ है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि फैमिली यह स्वीकार करे कि सामाजिक दबाव, बाजार के दबाव, नौकरी के दबाव या किसी कारणों से किसी को भी ये हो सकता है, उसको हुआ तो उसका ट्रीटमेंट चाहिए और उसका सम्मान बचा रहे, उसका अधिकार बचे रहे। फैमिली की भी ड्यूटी बनती है। जैसे कि इसी एक्ट में दरोगा जी को जिम्मा दिया गया है कि कहीं पर अगर आपको रोड पर दिख जाता है तो आप ले जाके मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। लेकिन कोई भी केस नहीं आया, आज अभी भी रोड पर घूमते हुए कई लोग मिल जाएंगे। तो ये परिवार की भी जिम्मेदारी है। जैसे हमको फंडामेंटल राइट्स मिले, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है साथ में ना, हमारे ही परिवार के सदस्य है ना। यहीं पर अब यहाँ पर आ जाती जागरूकता की कमी की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर फिर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ की जो टीम है, इस टीम की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रांतों में जा कर के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाए। इस कड़ी में चाहे वो सहिया या आशा वर्कर को जोड़े, जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, जो गाँवों में स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क में लोग आते हैं। तो उनको एक ट्रेनिंग देने की बात हुई है कि कहीं भी इस किस्म से होता है तो उनको मालूम हो कि ऐसी स्थिति में लोगों को कहाँ भेजना है। बेशक लोग अपनी आस्था के अनुसार कुछ झाड़ फूक और इन सब चीज़ों में मौलाना मौलवी की तरफ जाएं, बेशक जाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति पहचान में आता है तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की सुविधा आपके डिस्ट्रिक्ट में अमुक जगह पे उपलब्ध है, आप एक बार जा कर के वहाँ सहायता ले सकते हैं। एक और बात बता दीजिए, चूँकि समय खत्म हो रहा है, वह रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेट कैसे करें?
ये थोड़ा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि हम जब कोई मानसिक रोगी को ठीक करने की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ CIP में जब लोग आते हैं तो हम उन्हें दवाओं के द्वारा या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जो है उसके द्वारा उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह की इम्प्रूवमेंट की बात होती है। एक होता है सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब लक्षणों को ठीक करना। बिल्कुल। इसमें मानसिक रोग के लक्षण ठीक होते हैं, रोगी पता नहीं ठीक हुआ है कि नहीं। रोगी को ठीक होने के क्या उसके लक्षण है? रोगी के ठीक होने के लक्षण है कि रोगी फिर से अपने पुराने कार्य में लौट जाए। तो कई बार क्या होता है, मानसिक रोगों का ये प्रभाव देखा जाता है कि लक्षण तो ठीक हो गए हैं लेकिन रोगी में वो क्षमता नहीं आई है, वो विश्वास नहीं आया है कि वो फिर से लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, फिर से वो अपने काम की जगह में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फंक्शनल रिकवरी की भी बात कही जाती है। फंक्शनल मतलब उस व्यक्ति को फिर से कैसे फंक्शनल बनाया जाए, उसके लिए रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। चाहे उसमें हम लोग सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं कि व्यक्ति किस तरह से सामाजिक स्तर पर अपने आप को फिर से स्थापित कर सकता है, और एक बार जब वो सामाजिक में स्तर पर अपने आप को स्थापित करता है तो वो समाज में जो अवसर हैं उनको पहचान पाता है और उनके लाभ भी उठा पाता है। व्यावसायिक स्तर पर इन लोगों को सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। अब मानसिक रोग के वैसे मरीज जो कि क्या कहते हैं डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ सकते हैं, उनको भी रिजर्वेशन का एक उनका राइट है और लोग इसका भी लाभ उठा रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। और बहुत सारे, जैसे हमारे संस्थान में अलग से एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है, व्यावसायिक जो एक शिक्षण का केंद्र है। तो ये सब जगह पे उपलब्ध नहीं है जहाँ की मानसिक रोगियों को उनकी रुचि के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ ऐसे छोटे छोटे स्किल्स सिखाए जाते हैं जो वो ठीक होने के बाद अपने जीवन में अपना सके। तो कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।